हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। यार आप लोग ना बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ना ही वो लोग उसे को लाइक करके जाते हैं और ना ही सब्सक्राइब करके जाते हैं। गाइस आपकी ये चीज़ें ना सच में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी जो वीडियोस हैं ना बिल्कुल भी इफ़ेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो प्लीज़ बोलिए ना यार कि आपको इस स्टोरी में कैसा मोड चाहिए और क्या उसमें चाहिए। मैं वैसा बनाने की कोशिश करूँगी अगर मुझे वो मेरी स्टोरी से मिलता जुलता लगा तो। लेकिन आप लोग उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं करते हैं। एटलीस्ट हाफ पर्सन भी उसमें रिएक्ट करे ना तो भी लगे कि हाँ जो मैं कर रही हूँ ना आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। उस इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड सेकंड, कल की जो वीडियो थी ना उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरे उसमें रिएक्ट किया। और शायद कुछ लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा सैड पार्ट लगा था। कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है ना। और आप लोग ऐसा तो मत ही सोचिए कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन बीच में जो भी है ना कुछ चीज़ें अनटेंस से मैंने रिलेटेड किया तो उसके लिए ऐसे मोड़ लेके आना ज़रूरी है इस पार्ट में या इस स्टोरी में, ताकि उसमें कुछ चीज़ें मैं कनेक्ट कर पाऊँ तो उसका एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये चीज़ें ऐसे कनेक्ट हुई थी। तो आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी। तो ठीक है, आज भी बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की शादी हो चुकी थी और विंग को जेन चेंग समझा रहा था या उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने साथ जेन सेक्ट में चले। लेकिन विंग ने क्लियरली इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया था। अब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका था वांग जी की शादी को। इस 1 महीने में विंग और वांग जी की जो वाइफ थी लेडी लैन, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। क्योंकि जो लेडी लैन थी ना वो बहुत अच्छी काइंड हार्टेड थी। उसको हर किसी के साथ फ्रेंडली नेचर और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। स्टार्टिंग के 2 या 3 दिनों में उसने विंग को ऑब्ज़र्व किया था कि कैसे उसकी म्यूज़िक स्किल्स हैं और कैसे उसकी जो आर्ट की स्किल्स हैं ना वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो उससे सीखना चाहती थी, वो उससे सीखती भी थी। इसी के साथ अब वो उसकी स्टूडेंट बन चुकी थी और वो एज ए स्टूडेंट ही उसकी क्लासेस ज्वाइन किया करती थी। उसके एक प्रॉपर टाइम पे जो कि क्लासेस की होती है ना वो वैसे ही उसकी क्लासेस ज्वाइन किया करती थी। लेडी लैन जो थी ना वो एक ऐसे किस्म की इंसान थी जिनको हर एक चीज़, हर एक नई नई चीज़ें सीखने का बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी उनके अंदर की, हर एक चीज़ के बारे में जानने की, और उनको सीखने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी। तो वो हर एक चीज़ को ना बहुत ही बारीकी से जांचती थी, बहुत ही बारीकी से देखती थी और उसके बाद उसको सीखने की पूरी कोशिश करती थी। और इसी बीच चलते चलते उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, यानी कि विंग और लेडी लैन के बीच में। और दूसरी तरफ जेओजुन भी अब विंग के म्यूज़िक क्लासेस में अपने आप को शांत करने के लिए आया करते थे। क्योंकि जब भी विंग फ्लूट बजाता था तो पूरे लैंड सेक्ट में ना एक शांति का माहौल हो जाता था, जैसे हर कोई एक शांति से अपने उस टाइम को एंजॉय कर रहा हो और अपने माइंड को एकदम शांत रख रहा हो। और वो ऐसा म्यूज़िक प्ले करते थे या ऐसा म्यूज़िक अपने स्टूडेंट को सिखाते थे जिससे वो किसी को भी आसानी से कुछ टाइम के लिए माइंड डाइवर्ट उसका कर सकते थे और उन्हें शांति की जो फीलिंग होती है ना वो उन्हें दे सकते थे। इसी के साथ एज ए फ्रेंड विंग जो लेडी लायन थी ना उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट भी थी। कुछ दिन पहले ही इसका पता सब लोगों को लगा था और अभी लैंड सेक्ट से बाहर ये बातें नहीं गई थी, सिर्फ लैंड सेक्ट में ही ये बातें थी कि लेडी लैन जो है ना वो प्रेग्नेंट है। इस वजह से विंग को थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है, अजीब क्या उसका तो पूरा दिल ही टूट जाता है जब वो सुनता है कि लेडी लैन जो है वो प्रेग्नेंट है।
लेकिन उसे फिर से अपनी फर्स्ट नाइट याद आती है जब लेंजन ने उसके साथ किया था, लेकिन वो इमोशनलेस तरीके से, और उससे लगता है क्या इस बार भी उसने वैसा ही किया होगा। लेकिन वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है तब जब लेंजन अपनी वाइफ के आसपास बहुत कम रहता था। इवन जितना टाइम उसने विंग के साथ मतलब उसकी प्रेगनेंसी में उसके साथ बिताया था ना, उतना टाइम तो वो अपनी वाइफ को कभी देता ही नहीं था। उसकी वाइफ के लिए जो भी थे, जितनी भी फैसिलिटीज़ थी, वो हर एक चीज़ को प्रोवाइड की जाती थी। बेस्ट से बेस्ट चीज़ उसके पास लेके आया जाया करता था। मतलब उसकी जो भी इच्छाएं होती थी, सिर्फ जो कि लैंड रूल्स स्पॉइल ना कर सके, उसके अलावा जितनी भी उसकी विशेष होती थी वो सारी उसकी पूरी होती थी उसको पता लगने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वांग जी ज़्यादातर मतलब अपने सेक्ट के कामों में ही बिजी रहता था। विंग इस वक्त लेडी लैन की जो कंडीशन थी ना, सिचुएशन थी, उसको समझ पा रहा था, क्योंकि उसने भी कुछ टाइम पहले कुछ ऐसा ही फील किया था, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे उस वक्त। लेकिन लेडी लैन के साथ तो अब और भी ज़्यादा हो रहा था। लेकिन उसने कभी इस बारे में किसी से कोई कंप्लेन नहीं की, और ना ही उसने कभी इच्छा जताई कि वांग जी को उसके साथ एटलीस्ट दिन में कुछ टाइम तो होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से जो चल रहा था वो चल रहा था। और विंग ने जब भी इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की ना, कि तुम्हें मतलब अपने हस्बैंड की कमी महसूस होती है या तुम चाहती हो नहीं हो क्या वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे, तो लेडी लैन कहती थी वो महाराज हैं, यानी कि सभी सेक्ट के किंग हैं, तो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उनके ऊपर डालूँ और उनको और भी ज़्यादा प्रेशर करूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं कि सारी की सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ जो होती हैं ना, वो मुझे प्रोवाइड की जा रही हैं। और सेकेंडली मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनके हर एक प्रॉब्लम्स में उनका साथ दूँ, उन्हें सॉल्यूशन दूँ, ना कि अपने पे बिजी रख के मैं उन्हें और भी ज़्यादा प्रेशर करूँ। अब विंग खुद से फिर सोचने लगता है, क्या उसने कभी ऐसा किया, क्या उसने कभी इतना सोचा। लेकिन फिर से उसे याद आता है वो सीनियर स्टूडेंट्स की बातें जो कि उसने सुनी थी वॉल के पीछे खड़े होके, तो उसे लगता है शायद उसको उसकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। दूसरी तरफ वांग जी को पता चल रहा था कि अभी जो छोटे छोटे सेक्ट हैं ना, उनके कुछ गाँव में मतलब पपेट्स यानी कि कठपुतलियाँ जो है ना, वो हमला कर रही हैं, और किसी को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ से आ रही हैं। वांग जी भी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है ना, मतलब कुछ चुनिंदा लोग जो होते हैं उनको लगा देता है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं चल पाता। फाइनली अभी और 2 महीने निकल चुके थे, लेकिन इन सब के यानी कि पपेट्स के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। अब वांग जी डिसाइड करता है कि वो 1 महीने के बाद सारे सेक्ट के जो लीडर हैं ना, उनके साथ एक मीटिंग करेगा, और इस बारे में पूरे ओपनली तरीके से और हर एक किसी की राय लेगा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि शायद वैन रूहान जो है वो कहीं से छुप के सब पे अटैक करवा रहा है। वो अपने इन सारे कामों में इतना बिजी था कि वो अब अपनी म्यूज़िक क्लासेस भी नहीं ले पाता था, और अब सिर्फ विंग ही था जो कि म्यूज़िक क्लासेस अकेले ही स्टूडेंट्स के लिया करता था। साथ में वो हेल्प किया करता था लेडी लैन की, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि उसे ये सब कुछ करना चाहिए, और वो करता था जितना पॉसिबल हो सकता था ना उससे। वो लेडी लैन की पूरी हेल्प करता था, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। लेडी लैन जो थी ना, वो एक बहुत अच्छी तलवारबाजी करती थी, यानी कि उनको मतलब स्वॉर्डमैनशिप का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, और वो घुड़सवारी, तीरंदाजी, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जानती थी। और उन्हें कल्टीवेटर मतलब योद्धा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक चीज़ में परफेक्ट थी, और जो चीज़ें उन्हें नहीं आ रही थी ना, वो अभी वो लैन सेक्ट में आके सीखने की कोशिश कर रही थी। अब धीरे धीरे समय निकल जाता है। 1 महीने के बाद वो दिन आता है जब सभी सेक्ट लीडर्स की मीटिंग होने वाली थी। उसमें नियो हेसांग भी आने वाला था, और नियो हेसांग को पता था कि विंग वहाँ पे है, जो कि पहले से ही विंग को जानता था। तब से जानता था जब वो लोग क्लाउड रिसेसेस एज ए स्टूडेंट वहाँ पे आए थे। तो उसे पता था कि विंग को जो है ना ड्रिंक करना बहुत पसंद है,
और कोसू की वाइन तो उसके लिए तो वो इतना क्रेजी था ना, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। तो वो उसके लिए ना 2 बॉटल जो है ना वाइन की लेके जाता है वहाँ पे। लेकिन उसे पता था कि लेंस एक्ट में जो है ना वाइन पीना एक बहुत बड़े रूल को तोड़ने के बराबर है। लेकिन जो न्यू हेसांग है ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। तो वो क्या करता है ना, उस बॉटल में से निकाल के वो उस वाइन को ना एक पानी के जार में रख देता है, जिस बर्तन में पानी को सर्व किया जाता है ना, उसमें रख देता है और उसे साइड पे रख देता है। और उसकी जो बॉटल्स होती है ना, उन्हें कहीं पे मिट्टी में दफना के आता है ताकि उन बॉटल्स को कोई देख ना सके। ये सारा काम उसने इस तरीके से किया था ना ताकि उसको कोई देख ना सके, क्योंकि वो जानता था जब से विंग क्लाउड रिसेस से आया होगा ना, तो उसने ड्रिंक को ना हाथ भी नहीं लगाया होगा। और वो जानता था कि विंग कितना ड्रिंक करता था। और इसी के साथ वो ये भी जानता था कि जो विंग का अल्कोहल टॉलरेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हाई है। वो चाहे 10 जार भी पी लेना तो भी कोई उसको ये नहीं कह सकता कि ये ड्रंक है। तो विंग के लिए वो 2 जार लेके आया होता है अपने पास, अपने साथ। और उनको एक बॉटल में, यानी कि पानी के जो मग था ना, उसमें डालने के बाद उन बॉटल को गायब कर देता है। अब उसने उस पानी के जग को एक साइड में रखा होता है ताकि वो किसी के नज़र में ना आए। अब वहाँ पे सभी सेक्ट लीडर्स की मीटिंग चलने लगती है। सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मेनली जो छोटे छोटे कबीले थे ना, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। उनकी जो जनता थी, उन पे ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो लोग इतने सक्षम थे ही नहीं कि वो उन पपेट्स के अगेंस्ट लड़ सके। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब उनके मैनेज से बाहर हो चुका था। तो हांगवन जुन भी उन सभी की प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद डिसाइड करते हैं कि वो एक बहुत अच्छी जो उनकी सैनिकों की, कल्टीवेटर्स की जो फौज होगी ना, उसको हर जगह तैनात करेंगे जब तक कि वो उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल देते। और तब तक वो जो कल्टीवेटर्स हैं वो उनकी रक्षा करेंगे और उन लोगों को पपेट्स के अगेंस्ट लड़ने में भी वो लोग हेल्प करेंगे। और उन्हें कुछ ट्रिक्स भी वो सिखा देंगे ताकि जिससे वो कुछ टाइम तक तो खुद को सेफ रख सके। अब पूरा डिसीजन हो जाता है, सब कुछ मीटिंग भी और हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। न्यू हेसंग अपने बगल में ही देखता है तो वो वहाँ पे नहीं था, यानी कि वो जो जार था ना, जो वो पानी का जग वहाँ पे रखा गया था, वो वहाँ पे नहीं था। वो एकदम पैनिक मोड में आ जाता है, क्योंकि वो डरपोक भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अगर किसी ने भी उसको पकड़ लिया ना, तो लेंस एक्ट वाले उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा सोच सोच के ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाता है और वो सीधे उस जो जग था ना, उसको ढूंढने में लग जाता है। लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद वो सोचता है, छोड़ो, किसी को मिल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई उसको पी भी लेगा तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ के बंदे वैसे भी एक आध घुट में वैसे भी लुढ़क ही जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, 2-4 घुट ज़्यादा पी लेंगे और अच्छे से बेहोश जाएंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं तो तब तक अपने सेक्ट पहुँच चुका हूँगा ना, मुझ पर तो किसी का डाउट भी नहीं जाएगा। तो अभी एक काम करता हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाता हूँ। वो चले जाता है। वो इतनी जल्दी में होता है कि वो वीवू जान से मिलता ही नहीं है। अब सारी चीज़ें शांत हो चुकी थी, नाइट का टाइम था। तो अब वांग जी फाइनली अपने रूम में चले जाता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वो एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेता है और उसको पीता है। वो ऑलमोस्ट 2 ग्लास पानी पीने के बाद डायरेक्टली टेबल में अपने सर को रखते हुए, और वो भी बहुत ज़ोर से, वहीं पे सो जाता है। मतलब ये था कि किसी ने, जिसने वो वाइन का जग वहाँ से उठाया था, उसने उस जग को हांगवान जुन के रूम में रख दिया था। हालांकि उसे भी नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन पता नहीं कैसे वो घूम फिर के वहाँ पे आ चुकी थी। अब ऑलमोस्ट 1 आवर निकल चुका था। सेकंड साइड विंग आज अपनी हीट में था। इससे पहले वो जब भी हीट में होता था ना, तो वो कोल्ड पाउंड के, यानी कि जो ठंडा तालाब था ना, वहाँ पे जाता था और अपने पूरी बॉडी को
हमें मतलब जब तक उसकी हीट शांत नहीं होती थी वहाँ पे उसको रखता था, लेकिन आज उसको इतनी ताकत भी नहीं आ रही थी कि वो उठ सके और उस कोल्ड पाउंड के पास जा सके। अब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करने लगी थी, वो उस पेन को बेयर ही नहीं कर पा रहा था। तो अचानक उसके दरवाजे पे एक नॉक होता है। अब उसको इतनी ताकत नहीं आ रही होती, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जाके डोर को ओपन करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में था। उसको अभी किसी की इंटरफेरेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। वो खुद को मतलब कैसे भी करके कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो नॉक बार बार हुए जा रहा था। तो फाइनली वो उठता है बहुत मुश्किलों से और लड़खड़ाते कदमों से वो अपने डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो डोर को ओपन करता है तो वो अपने ऊपर एक हैवी वेट को फील करता है और डायरेक्टली ग्राउंड में गिर जाता है। और उसके ऊपर वो हैवी जो वेट था ना, वो भी उसी के ऊपर गिरा हुआ था। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है तो उसको एक सेंट महसूस होती है, जो कि एक अल्फा की सेंट थी, और वो किसी और की नहीं, वो वांग जी की सेंट थी। यानी कि विंग एक तो पहले से ही हीट में था और ऊपर से वो पहचान चुका था कि वो उसके ऊपर जो वेट है वो वांग जी का है। यानी कि वो सेंट से पहचान चुका था कि वो वांग जी उसके रूम में आया हुआ है, भले ही अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे का फेस नहीं देखा था। तो गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वांग जी जो विंग के रूम में आया था वो क्यों आया था। तो आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।